प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए औसत क्या होता है, सबसे तो पहले हमको ये जानना है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं के बारे में आप लोग को जानकारी होगा कि वे संख्याएं जिनकी शुरुआत 1 से होती है, यानी काउंटिंग जो नंबर होता है जो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिसकी शुरुआत किससे होती है 1 से होती है। और सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 होती है। तो कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। औसत का मतलब होता है मध्यमान, ध्यान दीजिएगा आप लोग, औसत का मतलब होता है मध्यमान। प्रथम 10 की बात कर रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और आपको बता दें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका औसत निकालना है। औसत निकालने की कई विधियां होती हैं। एक तो सामान्य वितरण विधि होता है, जैसा कि सबको मालूम है कि सबको ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है, और जितनी संख्याएं हैं उतना से हमको क्या करना है भाग देना है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए औसत का मतलब अभी बताया कि औसत का मतलब क्या होता है, मध्यमान होता है। औसत का मतलब क्या होता है, मध्यमान होता है। अब इन संख्याओं का हमको मध्यमान देखना है। अब बताइए आप कि 10 संख्याएं, और अगर जो हम 5 इधर से ले लें 5 इधर से ले लें, बीच में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यदि हम यहाँ से 4 ले लें इधर और यहाँ से 4 इधर ले लें तो बीच में बचेगा 5 और 6। अब इनका मध्यमान तो 2 मिल रहा। अब इन दो मानों का ही औसत आप निकाल दीजिए। तो 5 और 6 का औसत निकालेंगे तो हो जाएगा 6 + 5 और बटा में हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 11 बटा में 2, यानी औसत निकल जाएगा हमारा 5.5। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या होता है, तो दूसरा सबसे आसान तरीका होता है कैसे इनका औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है यदि क्रमागत संख्याएं हो, याद रखिएगा इसको, यदि क्रमागत संख्याएं हो तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 कर देते हैं। क्रमागत है 1 2 3 4 ऐसे 10 तक क्रमागत है। तो इनका औसत निकालने की फर्स्ट यानी कि 1 है, लास्ट क्या है तो 10 है, 10 जोड़ दीजिए और बटा में क्या हो जाएगा 2। 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11 बटा 2 कर देंगे तो आएगा 5.5। समझ में आया होगा आप लोग को। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो 10 संख्याएं हैं। हम बोले औसत का मतलब क्या होता है, तो मध्यमान होता है। मध्य में ये 4 इधर से ले लेंगे 4 इधर से लेंगे तो मध्य में आपका 5 और 6 आ रहा है। 5 और 6 का ही औसत निकाल देंगे तो आ जाएगा 5.5। नहीं करना है वैसे आपको, तो देख लो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट यानी पहला 1 है लास्ट वाला 10 है, दोनों को जोड़ दीजिए बटा 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। देखिए पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। तो प्रथम 10 की बात कर रहा है। अब आपको 10 तक नहीं जाना है क्योंकि 0 जो है इसमें इंक्लूड हो जाता है पहले। तो ये प्रथम 10 कहाँ तक जाएगा 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो प्रथम 10 हो गए यहाँ से। अब आपको औसत निकालना है। तो अभी बोले कि औसत का मतलब होता है मध्यमान। अगर जो मध्यमान निकालेंगे 4 इधर से लेंगे 4 इधर से लेंगे, बीच में क्या आएगा 4 और 5। अब इसका औसत यदि आप निकाल दो तो औसत क्या हो जाएगा 4 + 5 और बटा में हो जाएगा 2, यानी आएगा आपका 9 बटा में 2, यानी आएगा आपका 4.5। ठीक है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत आपका आएगा 4.5। दूसरी विधि से जैसे ये हल किए थे आप हल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है 0 है, लास्ट क्या है 9 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 और प्लस 9 और बटा में हो जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा आपका 4.5। तो ये बहुत आसान और सरल तरीका है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि किसी संख्या को 1357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 53 बचता है। ध्यान दीजिए, किसी संख्या को 1357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 53 बचता है। तो यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लो यहाँ पे कोई संख्या है, उसको x मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, भागफल तो जो आएगा ही आएगा, शेषफल क्या बचता है 53। तो शेषफल इधर रखता है, शेषफल 53 बचता है। अब कह रहा है इसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे ऐसे सवालों में होता क्या है कि शेषफल जो होता है उसी में इस नए भाजक से भाग दे दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है,
यदि ये पहला जो भाजक है दूसरे भाजक से विभाजित होगा तभी यह शर्त लागू होता है, अन्यथा यह शर्त लागू नहीं होते। याद रखिएगा ये बात आप लोग। कह रहा है यदि किसी संख्या को 1357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 53 बचता है। कह रहा है कि उसे यदि 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? मान लेते हैं कि संख्या x है, इसमें 1357 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है? 53 बच रहा है। अब कह रहा है कि उस संख्या में यदि 23 से भाग दें तब शेषफल क्या बचेगा? तो ऐसे कंडीशन में हमको शेषफल में ही भाग दे देना चाहिए। तो 23 से यदि 53 में भाग देंगे, देख लीजिए क्या आएगा, 23 दूनी 46, 46 आएगा। यानी आपका उत्तर कितना होगा? तो आपका शेषफल कितना बचेगा? 7। अब ऐसा इसलिए होगा क्यों? क्योंकि 1357 ये जो भाजक है, पहला भाजक देखिए, उसमें 23 से अगर जो ये कट जाता है तब ये कंडीशन लागू होता है। अगर जो ये 1357 23 से नहीं कटेगा तब ये प्रोसेस हम नहीं अपनाते हैं, और वहाँ पर लगभग मान कर चलिए कि हमारा ऐसा सवाल ही नहीं आता है, ऐसे ही सेटिंग वाले सवाल दिए जाते हैं ताकि ऐसा कंडीशन बने। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए तो अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या में 4, 7, 9 से भाग देने पर यानी क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल का हमारा कि 1, 3, 5 प्राप्त होता है। तो बताइए कि संख्या क्या होगी? देखिए क्रमागत भाग का मतलब क्या होता है? कह रहा है कोई संख्या है, इसमें 4, 7, 9 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 प्राप्त होता है। 1, 3, 5 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि एक संख्या में 4, 7, 9 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल जो है क्रमशः 1, 3, 5 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना हमको। देखिए क्रमागत भाग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये संख्या हो गई a, इसमें हम पहले भाग दे रहे हैं 4 से, तो भागफल जो आएगा हमारा, भागफल कुछ भी जो आएगा, मान लो हम b भागफल यहाँ से ले लेते हैं, कितनी बार भाग जाएगा? तो यहाँ पे शेषफल पहली बार में क्या बच रहा है? 1। ठीक है। अब फिर जो भागफल इसका आ रहा है उस भागफल में, जैसे मान लो ये b भागफल है तो b भागफल में हमको भाग किससे देना है? 7 से। इस स्थिति में शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 3। मान लो यहाँ पर आ गया एक भागफल हमारा c। अब c में हमको भाग किससे देना है? तो 9 से भाग देना है, और 9 से यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तब शेषफल कितना बच रहा है? 5। ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है? देखिए सवाल को पहले समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 4, 7, 9 से क्रमागत भाग दिया जाए। क्रमागत भाग का मतलब होता है कि भागफल में यानी अगले भागफल में जो यहाँ पे भागफल आ रहा है, फिर उससे हम देखिए भागफल में भाग दे रहे हैं इससे 7 से, फिर इसका जो भागफल आ रहा है उससे हम भाग दे रहे हैं 9 से। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होता है? क्रमागत भाग का मतलब भागफल में भाग होता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं हम लास्ट वाला भागफल 1 मान लेते हैं। संख्या कैसे निकाली जाती है इसका एक ट्रिक बताएंगे, इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। देखिए तो आप पढ़े हैं कि यदि आपको ये निकालना है जिसे हम बोलते हैं भाज्य, तो भाज्य का मतलब होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोग जानते हैं। तो 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये हो जाएगा भाजक में भागफल से गुणा कराना है और शेषफल को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा आपका क्या चीज़? 14। अब ये c का मान तो निकल गया 14। यहाँ से यदि 14 रखते हैं हम तो जानते हैं इसे गुणा कराना है, तो 14 सत्ते 98 और 98 3 क्या हो जाएगा? 101। तो ये हो गया आपका 101। 101 अब b का मान हो गया, तो यहाँ पर रखेंगे 101। 101 का 4 बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 104। 104 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 404। 404 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 405। यानी संख्या क्या निकल गई हमारी? 405।
चूंकि प्रोसेस बड़ा है लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, आपको बता रहे हैं। देखिए कभी भी जो लास्ट वाला हम बताए अंतिम भागफल जो है हमेशा आपको 1 मानना है। देखिए यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं, जैसे 4, 7, 9 और शेषफल कितना बच रहा है 1, 3 और 5। एक डायग्राम खींच रहे हैं आप, उसी डायग्राम के द्वारा आपको हल करना है। देखिए ऐसे हमको हल करना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए जो सीधी लाइन गई है उसका मतलब प्लस होता है, और जो तिरछी लाइन गई है उसका मतलब गुणा होता है। ये सीधी लाइन आई है प्लस होगा, तिरछी लाइन गई है गुणा होगा, फिर सीधी लाइन आई है प्लस होगा। देखिए 9 और 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 14, 14 में 7 से गुणा कराएंगे 14 7 98, 98 में 3 जोड़ देंगे 101, 101 में 4 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 404, और 404 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 405। अब देखिए कैसे हल किए हम, ध्यान दीजिएगा। 4 7 9 में क्रमागत भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 1 3 5, तो 4 7 9 यहाँ नीचे शेषफल लिख देंगे 1 3 5। हम बोले हैं कि सीधा जो लाइन है प्लस होगा और तिरछा लाइन क्या होगा गुणा होगा। सीधा लाइन प्लस और तिरछा लाइन गुणा होगा। 9 में 5 हम जोड़ेंगे तो 9 5 हो जाएगा 14, 14 में 7 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 98, 98 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101, 101 में 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 404, और 404 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 405। आपको उतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही सही ट्रिक आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बने रहिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 90 है, तो अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 90 है, तो अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। योग क्या होगा, देखिए बहुत आसान तरीके से इसको हल करेंगे हम लोग। 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है 90, तो अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो यहाँ पर 3 लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो तो संख्याएं हमको मालूम है नहीं, तो जब योगफल दिया है तो सबसे पहले इनकी सहायता से हम वो संख्याएं निकालेंगे। और संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो देखो योगफल में यदि 3 संख्याएं हैं और 3 से यदि हम भाग दे देते हैं तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। 3 लगातार यदि संख्याएं हैं और 3 लगातार संख्याओं का योगफल 90 है, यदि हम इसमें 3 से भाग दे दें तो बीच वाली संख्या मिल गई हमको क्या 30। तो बीच वाली जब 30 हो गई तो इसके पहले वाली क्या होगी 29, इसके बाद वाली क्या हो जाएगी 31। ध्यान दीजिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 90 है, तो अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है, तो पहले तो हमको ये निकालना है कि ये कौन सी ऐसी संख्या है जिनका योगफल 90 है। तो 29, 30, 31 ये 3 ऐसी लगातार संख्याएं हैं जिनका योगफल क्या है 90 है। तो अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या 32 होगा, उसके बाद 33 होगा, उसके बाद 34 होगा। अब इनका योगफल आपसे पूछ रहा है 30 3 90, 4 3 7 2 9, यानी हमारा योगफल क्या हो जाएगा 99। बहुत आसान सवाल है, आसानी से हल कर सकते हैं ऐसे। अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे प्रयास करेंगे कि ऐसा सवाल अगले वीडियो में भी अपलोड करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया है ये आप लोग को। चलिए जैसे कह रहा है कि 12 आदमी एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिला सकते हैं। अगला सवाल, 12 आदमी एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिला सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, छोटा सवाल है, तुरंत हल कर देंगे आप लोग। देखिए मान लो 2 आदमी है और 2 आदमी कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। 2 आदमी है तो आप मान लो एक ये है एक ये है, एक ही बार हाथ मिलाएंगे। 3 आदमी है, जैसे समझो आप, मान लो यहाँ पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये एक आदमी इससे मिलाएगा 2 बार, ठीक है, फिर ये इससे मिलाएगा और इससे मिलाएगा 2 बार। अब तो सब हो गया। अब
किसकी किसकी बारी है और कौन कौन बचा है, तो कोई नहीं बचा है। यानी आदमी जो होता है स्वयं से हाथ नहीं मिलाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि 4 लोग हैं तो 4 लोग कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो n-1 इसका फार्मूला होता है। यानी 4 से 1 कम करके गुणा करा देना हमको, यानी हो जाएगा 4 × 3 यानी हो जाएगा 12 बार। यानी 4 व्यक्ति एक दूसरे से 12 बार हाथ मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 व्यक्ति जो है 3 व्यक्ति से ही मिलाएगा, चौथा स्वयं से तो मिलाएगा नहीं। समझिए आप, जैसे मानकर चलो कि 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति, जो चौथा व्यक्ति है वो 3 से हाथ मिलाएगा, फिर ये जो व्यक्ति है वो 3 से हाथ मिलाएगा, फिर ऐसे करते करते प्रत्येक व्यक्ति 3-3 अदर लोगों से हाथ मिलाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 12 आदमी जो है एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिला सकते हैं। तो 12 आदमी है, अभी बोले n-1 करना है, n का मान 12 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 11 से गुणा कराएंगे तो आएगा आपका उत्तर 132 बार। यानी 12 आदमी 132 बार हाथ एक दूसरे से मिलाएंगे। क्योंकि 12वां आदमी फिर किससे हाथ मिलाएगा, अपने से तो ऐसे मिलाएगा नहीं, तो 12 आदमी 11 आदमियों से हाथ मिलाएंगे, इसीलिए यहाँ से 11 से गुणा करा दिया जाता है। यानी n-1 इसका फार्मूला होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कई सवाल आते हैं गिफ्ट वाले, ऐसे भी इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, कह रहा कि एप्पल को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिए। एप्पल को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। एप्पल को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5, तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 5, पढ़े होंगे आप लोग। उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें कौन से ऐसे अंक है जो 2 या 3 बार आया है, तो P जो है 2 बार आया है, तो जब P 2 बार आया है तो नीचे हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 2। अगर जब P 3 बार आया होता तो लिखते फैक्टोरियल 3। 5 लेटर है तो 5 फैक्टोरियल 5 हो गया। अगर जो P जो है 2 बार आया है तो यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 2। अब इसको हल कर देंगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 × 1, 2 × 1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल हो गया, 5 का 20 और 20 3 60, यानी कितनी बार, 60 बार इसको इधर उधर क्रम करके लिखा जा सकता है। एप्पल को कितनी बार लिखा जा सकता है, 60 बार लिखा जा सकता है। सॉरी, ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। एप्पल को 60 बार लिखा जा सकता है। जैसे अभी बताएं, एक दूसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पर हो गया NARAYAN, नारायण। देखिए यहाँ पर क्या है, देखेंगे कितना लेटर है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया फैक्टोरियल 7। अब यहाँ पे देखना है कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनका रिवीजन हुआ। देखिए, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, तो 3 बार ए है तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, 2 बार n है तो ये हो गया इनटू में फैक्टोरियल 2। हल कर दीजिए इसको। तो फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, तो 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, 1 से तो छोड़िए, इसको हटाइए। 7 छक्के 42, 42 पचे हो जाएगा कितना, सॉरी 6 पचे 30 और 30 सत्ते 210, 210 दूने हो जाएगा 420 बार। तो नारायण को यानी इधर उधर उसका क्रम करके कितनी बार लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है 420 बार। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है, इनकी उम्र का योगफल 50 है, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:2 है। कह रहा है कि इनकी उम्र का योगफल है 50 वर्ष, ठीक है। इनके आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:2, योगफल कितना है 50 वर्ष। बहुत आसान सवाल है, तुरंत हल करेंगे आप।
अनुपात जोड़ दीजिए, 3 2 5, अनुपात टोटल हो गया 5, योगफल दिया है कितना 50। अनुपात 5 का जब मतलब 50 हो गया तो अनुपात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 10। अब कह रहा है कि ए की उम्र निकालना है, ए का कितना अनुपात है 3, जब अनुपात 1 का मान हो गया 10 तो अनुपात 3 का मतलब हो गया 3 गुणे 10 यानी कितना साल 30 साल या 30 वर्ष ए का उम्र हो गया। ठीक है, देखिए ए तथा बी के आयु का अनुपात 3 संबंधित 2 हो गया, योगफल दे दिया है 50 वर्ष, अनुपात 5 यानी दोनों के आयु ये जो अनुपात है उनको ऐड कर देंगे तो अनुपात 5 निकलेगा। अनुपात 5 बराबर 50 वर्ष तो अनुपात 1 बराबर 10 वर्ष। बी ए के पास कितना अनुपात है 3, तो 3 गुणे 10 हो जाएगा कितना 30 साल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा सॉरी कि यदि किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है तो उसे 11 से भाग देने पर। बहुत आसान सवाल है, ये ऐसा सवाल हम बताए थे कि यहाँ पर कह रहा कि यदि कोई संख्या है, इस संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल आपका कितना बच रहा है 25 बच रहा है, शेषफल आपका 25 आता है। मान लो भागफल कुछ भी आ जाए, ए किसी संख्या को यहाँ पे मान लो कोई संख्या उसे 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बच रहा है 25। यदि कह रहा है संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। अब देखो हम बोले हैं कि भाग जो शेषफल आ रहा है उसी में आपको भाग देना है, तो शेषफल यहाँ पे हमारा 25 आ रहा, 25 में यदि 11 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 11 दूनी 22 यानी पे शेषफल आएगा हमारा 3। अब ये जो 3 शेषफल आया, अभी बोले कि कंडीशन क्या होना चाहिए, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से कटेगा तभी ये नियम लगाएंगे अथवा नहीं लगाएंगे इस नियम को। अब देखो 121 से 121 जो है 11 से कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। जब ऐसा होगा तो कन्फर्म है कि हम यहाँ पे शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग देते हैं और यही हमारा राइट उत्तर होता है, यानी उत्तर आएगा हमारा 3। सवाल क्या था, यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाए तो शेषफल 25 आता है, यदि उसे 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आपका 3 आएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 147 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान सवाल है। देखिए 3 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 147 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए मान लो अभी बोले कि क्रमागत हैं तो क्रमागत हैं और 3 संख्या हैं तो 147 में हमको 3 से भाग देना है। ये भाग क्यों देना है, क्योंकि बीच वाली संख्या मिल जाएगी हमको। औसत निकालेंगे जब यही ना होता है कि संख्याओं का योगफल में संख्याओं की संख्या से भाग दिया जाए तो औसत निकल जाता है, और औसत का मतलब क्या होता है, मध्यमान होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, 147 में 3 से भाग देते हैं कि बीच वाली संख्या निकल जाए। भाग देंगे तो क्या आएगा, तो ये 3 चौका 12 और 3 नवा 27, बीच वाली संख्या क्या आ गई 49। तो बीच वाली संख्या जब 49 आ गई तो पहले वाली क्या हो जाएगी 48 और बाद वाली क्या हो जाएगी 50। अब इसमें पूछ क्या रहा, इसमें पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी 50। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।